हाँ भाई, टेंस कितने होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टाइप के टाइम होते हैं। टाइम का प्लूरल क्या होता है? टेंस होता है। और सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस वर्ब में भी 2 टाइप की वर्ब होती है। पढ़ना उतना जितने की हमें जरूरत है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेनली तो क्या बताती है? वो हेल्प करती है टाइम बताने के लिए। वो हमें टाइम बताने के लिए मेनली, 100% नहीं कह रहा मैं कि टाइम भाई ये टाइम कब का है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, कब का टाइम है। ठीक है। और मेन वर्ब आपको बताती है एक्शन, कि आपके एक्शन की स्टेज कैसी है। एक्शन जो आप कर रहे हो उसके बारे में बता रही होती है। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमने पढ़नी है कि कितने टाइप के, पहले तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा कि कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब कैसे कैसे होती है। ठीक है। बाकी बेटा सब्जेक्ट जो है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर का हो, ऑब्जेक्ट चाहे वो आपका पास्ट का हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर का हो, सेम रहता है। ठीक है। हटा दूं ये? तो हमने पढ़ लिया टाइम हमारा 3 प्रकार का होता है, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। उसके बाद हम जो एक्शन लेते हैं, जो भी एक्शन का मतलब कोई भी जो काम होता है, वो काम बेटा आपकी 4 स्टेज में रहता है। कैसा? एक होता है गोइंग ऑन, मतलब काम आपका चल रहा है, कुछ भी यार, जैसे अभी क्लास चल रही है। ठीक है। एक होता है काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। एक तीसरी स्टेज होती है कि सम पार्ट ऑफ वर्क या सम पार्ट ऑफ कंप्लीटेड, सम पार्ट इज कंप्लीटेड एंड फर्दर गोइंग ऑन, फर्दर गोइंग ऑन, आगे चले जा रहा है। ठीक है। एक वो काम जिसकी जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। देखो इंग्लिश को समझना पड़ेगा, वो बुकीज वाली लैंग्वेज तो छोड़नी पड़ेगी आपको। जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास में, उस काम की जस्ट इंफॉर्मेशन है। देखो गोइंग ऑन का मतलब है जैसे अभी ये काम क्या हो रहा है, क्लास ले रहा हूँ, क्लास चल रही है। ठीक है। जब काम गोइंग ऑन हो, काम चल रहा हो, तो उसके लिए एक नाम दिया गया है, उसके लिए एक नाम दिया गया कॉन्टिन्यूस। क्या नाम दिया गया? कॉन्टिन्यूस। और कंप्लीट के लिए क्या नाम दिया गया? परफेक्ट। और कुछ पार्ट कंप्लीट है और सम पार्ट क्या है, अभी गोइंग ऑन है, तो उसके लिए नाम क्या दिया गया? परफेक्ट। परफेक्ट भी हो गया और कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है बेटा, मैं उतना ही बताऊंगा जितने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बताने को तो बहुत कुछ है, इंग्लिश के अंदर बहुत कुछ बताया जा सकता है। और ये क्या है? जस्ट इंफॉर्मेशन। जो जस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाता है इंडेफिनिट या इंडेफिनाइट। ठीक है। जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, ये कौन सी स्टेज है? मैं पढ़ चुका हूं। फिर उसको कैसे पता चलेगा ये पढ़ भी लिया और पढ़ भी रहा है? आपने कहा जी मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो भाई अब जब आप बोल रहे होंगे तब आप सुबह नहीं हो रही होगी, है ना? तो अगर सुबह से पढ़ रहा हूं, तब जब से आपने कहा अब तक वो काम हो चुका है, उसके आगे अभी कंटिन्यू है। कोई भी बहुत सारे काम, जैसे अभी आप कह रहे हैं मैं अपना फ्यूचर बना रहा हूँ, तो भाई जब से पढ़ाई करी तब से अब तक भी कर रहे हो, आगे भी चले आ रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, तुमने कहा जी हम जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो अगर आपने अपने काम का एक समय बता दिया कि समय ये काम कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो हम मान लेते हैं कि तब से अब तक तो भैया वो हो चुका है, आगे चल रहा है। ठीक है। समझ में आ गया? इंडेफिनिट में क्या है? आपने कहा जी मैं खाना खाता हूँ, इनमें से कोई स्टेज है? आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं खाना खाता हूँ, मैं कोचिंग करती हूँ, कोचिंग जाता हूँ, कुछ भी इस प्रकार की बातें बोल दी आपने, तो वो क्या है कि इसमें चली जाएगी? जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया आपने, इसमें से कोई सा भी एक्शन नहीं था वो, इसमें से कोई सा भी एक्शन नहीं था, ना कंटिन्यूस था, ना वो काम आप कर रहे थे, ना ही वो हो चुका था, ना ही उसका हुआ था। ठीक है। ये जब केवल काम की क्या होती है? जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो उधर से चल लिया। जब काम की केवल इंफॉर्मेशन ही होती है
उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडेफिनिट बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये सभी में होते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि ये आप बोलोगे जी पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसी प्रकार से प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में परफेक्ट, प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके कितने हो गए टोटल, 12 सेंटेंस आपके तैयार हैं। समझ में आ गया, 12 टेंस बन गए एक तरीके से आपके। कॉपी कर लो इसको रोक दिए, बंद मत कर दियो। तो यहां तक बात आपको पता चल चुकी है। तो अभी हम जिक्र करते हैं क्या क्या, अभी हमने पढ़ना है क्या, हेल्पिंग वर्ब के बारे में ज़रा जानकारी ले लेते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, कहाँ किसके कैसे कैसे हम इसको यूज़ करना है, ठीक है। सारा गेम इसी का ही है, पूरी इंग्लिश में ये चलेगी सारी की सारी, आप कुछ भी पढ़ लेना बेटा। जैसे एबीसीडी आपको आती है तो उसके बाद आपने वर्ड बनाने सीखे थे ना, ऐसे ही अगर आपको टेंस नहीं आएंगे तो आप बेटा इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस ये है कि अब वोकैब याद है तो वोकैब वाला पोर्शन कर लेना बस। एक चीज और समझ लो बेटा, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक क्वेश्चन पूछने वाला। क्वेश्चन पूछने वाले भी 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं क्लोज, ठीक है, एक को बोलते हैं ओपन। इसका नाम पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे आज तक आपने। इसको नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 इंट्रोगेटिव पढ़ते हो है ना, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। क्लोज वाला ये वो इसी को क्लोज इंट्रोगेटिव या ओपन इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। देखो कैसे, कोई भी अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में हमें एक वर्ब चाहिए, ठीक है, और उस वर्ब में भी हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट चाहिए। बस अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आपको बस ये जानकारी लेनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है, कौन सी मेन वर्ब। कई बार ऐसा भी होगा कि बिना हेल्पिंग वर्ब के भी काम चल जाएगा, केवल मेन वर्ब में ही होगा। और अगर आपने कभी निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपके पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, और उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। और ये भी याद रखना, नोट हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि हमें, जैसे कई बार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, इसको आगे ले जाते हो, तो आप सोचते हो कि अब वो नोट हम यहीं रखें या वहाँ आगे ले जाएं, तो मेन वर्ब के साथ रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा बेटा ऑब्जेक्ट, डन। फिर जब आप क्वेश्चन पूछने वाले, ये देखो क्लोज का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब क्या वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने किया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बस आपसे हाँ या ना में आंसर पूछना चाहते हैं, हाँ या ना बता दो बस, भाई आपने खाना खाया, हाँ या ना। आप घूमने गए, क्या आप घूमने गए, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपसे कंप्लीट एक्सप्लेन चाहता हूँ, ठीक है, तो वो क्या से नहीं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, चलो पहले लिख देता हूँ मैं। क्लोज में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट आएगा, और अगर नेगेटिव बनाना है तो नोट आएगा, नहीं बनाना है तो आप सीधी मेन वर्ब लिख देना, और ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कर देगा, ठीक है जी। ओपन में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आता है जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। फिर उसके बाद सेम यही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो आपको समझने हैं, कौन से स्ट्रक्चर को कहाँ कैसे लगाना है। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने इसमें सेंटेंस बनाया, मैंने कहा, आपसे पूछ लिया कि हैव यू सीन ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल, मैंने आपसे पूछा। फिर
एक मैंने पूछा व्हाट हैव यू सीन, और इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ी जाए तो अच्छी बात है। व्हाट हैव यू सीन ताजमहल, ठीक है, या इन ताजमहल। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपसे पूछा क्या आपने ताजमहल देखा, आप क्या बोलोगे, किसी के आंसर होंगे यस और किसी के आंसर होंगे नो, बस इतने में काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने पूछा व्हाट हैव यू सीन ताजमहल, मैंने कहा जी ताजमहल में आपने क्या देखा, भाई आप ताजमहल देखने गए थे, वहां पर क्या देखा, फिर आप उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे कि भाई हमने ताजमहल देखा, इस बराबर में यमुना नदी जा रही थी, बहुत फॉरेनर वहां पे आ रहे थे, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे फिर आप, ठीक है, मतलब वो एक्सप्लेन जाएगा पूरा का पूरा फिर उसके बारे में। तो यहाँ पे पूरा आंसर क्या होगा आपका, एक्सप्लेन होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो बेटे, 4 स्ट्रक्चर हैं आपके, और इन पहले तो स्ट्रक्चर का नाम एक और है, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इनको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है भाई, असर्टिव सेंटेंस भी इनको बोलते हैं। जब भी आपका मैंने कहा इसका असर्टिव सेंटेंस बनाओ तो असर्टिव का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी हो सकता है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ए, ठीक है, इन दोनों को असर्टिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले इन दोनों को, और ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इन दोनों को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। नोट कर लो उनको जल्दी से, फिर अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में। इससे बेसिक नहीं हो सकता बेटा कुछ भी। क्योंकि अभी तो मैंने अपने नोट्स ही नहीं उठाए। डन, कर दूं, देखो सारी इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा। अगर आने वाली अगली क्लास में तो फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वीडियो क्लास से पढ़ी है यूट्यूब पर, वो भी सुन लोगे, उसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बने हुए नोट्स हैं खुद के, वे भी पढ़ लोगे तो भी काम बन जाएगा। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट से, स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं, किसकी, इंडेफिनिट की। प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और मेन वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है, कहीं पर आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो क्या आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा हमेशा याद रखना डू और डज आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू और डज आता है, और मेन वर्ब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कभी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस भी लगा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा देखो अगर आपको किसी सेंटेंस में डू डज नजर आ जाए, उसके साथ ये वर्ब, ये वाली या ये वर्ब नजर आ जाए, तो आप तुरंत देख के बता दोगे सर जी ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मान लो कोई सेंटेंस आपको पता है कि ये बात तो कंटिन्यूअस की रही और तुम्हें वहां नजर आ रहा है ये बनता होगा, कोई तो कह रहा है जी गलत है, तो है ना। देखो अभी अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं, देखो स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि भाई सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, है ना, वर्ब में भी कौन कौन सी वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब को यूज करो, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाइए। लेकिन जब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट, तो इसमें मेन वर्ब नहीं लेते हैं, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है,
इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज कर लेते हैं और प्लस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आ गया। फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस कब आता है? देखो कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में जानते होंगे आप, सिंगुलर चीजें और प्लूरल चीजें कम है ना, एक के लिए सिंगुलर ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके लेके चलेगा वो। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो बेटा सिंगुलर था तो इसीलिए हम इसको वर्ब में एस लगा देते हैं बस। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, नहीं है तो वर्ब के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल वर्ब में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। कोई समस्या? याद रहेगा ये बात। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डू डज नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव बना रहे हो तो नॉट इनके बीच में लगाना है। फिर आएगा सब्जेक्ट और अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी नेगेटिव सेंटेंस में। तो डू और डज यहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद आपने नॉट यहाँ पे यूज करना है और उसके बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये डू डज आ गए तो वही काम अब डू और डज के साथ होगा। डू कब आएगा? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो डज आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। फिर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो दो टाइप के बनते हैं, एक इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। मैं डबल के लिए दो सिंबल लगा देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव में मैंने क्या स्ट्रक्चर पढ़ाया था? स्ट्रक्चर क्या था कि हेल्पिंग वर्ब आगे ले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें? डू डज है, तो डू और डज आगे आ जाएंगे। समझ में आ गया? डू और डज आगे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को लगाना है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर जब इस सेंटेंस के अंदर डू डज आ जाएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब के साथ एस केवल एक ही जगह लगेगा, यहाँ पर जहाँ पे डू डज नहीं आ रहे होंगे वहीं पे इसका यूज करोगे, बाकी नहीं करोगे। और अगर नेगेटिव हुआ तो नोट यहाँ लगा लेंगे, अगर नेगेटिव बनाना है का मन है तुम्हारा इसका। फिर यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ पे लिख दोगे, बाकी सारा आपको सेम लिखना है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है? आ गई? चलो एक सेंटेंस बनाते हैं इसका ऐसा ही। क्या बनाओगे? वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसी के हमने चारों बनाने हैं। पॉजिटिव तो है ही, वह स्कूल जाता है। दूसरा, वह स्कूल नहीं जाता है। फिर क्या वह स्कूल जाता है? फिर वह स्कूल कब जाता है? ठीक है, अब इसके सेंटेंस अगर हम बनाए तो क्या बनेगा? वह स्कूल जाता है, तो वह को क्या बोलते हैं भैया? ही बोलते हैं। उसके बाद में ही सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। फिर क्या लगा दोगे इसमें? ईएस लगाना पड़ेगा। फिर जब किसी की और को जाते हैं तो उसके लिए हम टू लगा देते हैं। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे उसमें बता दिया जाएगा, ही गोज टू स्कूल। समझ में आ गया? फिर उसके बाद है कि वह स्कूल नहीं जाता है। अगर वह स्कूल नहीं जाता है तो अब क्या आएगा? अब मेरे को लगाना पड़ेगा, ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा भाई? डज लगाना पड़ेगा। फिर एक नोट लगाना पड़ेगा, फिर गो लगाना पड़ेगा। इसमें यस तो नहीं लगेगा, है ना? यस तो यहाँ पे लगना था इस वाले सेंटेंस अगर ऐसा होता। फिर आप लगाओगे टू, और फिर ये जहां जा रहा है पूछा दो स्कूल। फिर ये अगर ये वाला बनाए, क्या वे स्कूल जाता है, तो भैया आप लगाएंगे डज ही गो टू
स्कूल क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों जाता है, क्या करना स्कूल जाके, तो वाई लगा देना, बाकी सारा सेम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यही चीज आप मेरे को बना के दो, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है, करो। तो बेटा देखो, मैंने अभी आपको ये बताया, जो आपको इसका यूज कहाँ होगा कि ये आपके सेंटेंस बने हुए होंगे, पहले से बने होंगे, फिर आपको देखना है कि देखो होगा क्या, क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कहाँ का है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट का परफेक्ट का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। कुछ कीवर्ड उसके अंदर होते हैं। जब हमने वो कीवर्ड देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे भाई ये बातें तो गलत है। भाई वो एक तो हमें क्या याद रखना है, एक तो हमारी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, प्लस वो कीवर्ड याद होने चाहिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो कीवर्ड आप देखोगे, फिर आप कहोगे ये बातें तो सर जी, ये वाली बात तो यहाँ पर आती है, ये तो यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। तो इसी प्रकार से चीजें सीखनी है हमने, ठीक है। यही आपके एरर डिडक्शन में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, काफी जगह आता है, क्लोज टेस्ट में आता है, सब जगह ये चीजें तो आती हैं। तो अभी हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट सीख लिया, कोई समस्या तो नहीं किसी को। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को सीखते हैं, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस समझते हो क्या आता है, काम अब चल रहा है। देखो कॉन्टिन्यूस वाली बातें जब भी होगी तो उसमें आपको एज, आर, एम का सहारा लेना होगा समय बताने के लिए। सहारा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्प दे रहा है आपको। और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आएगी, हमेशा आएगी। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं, देखो आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिए थे कि भाई सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर क्या बनाया था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, और ये इसी में सारी चीज फिट करते चले जाओ, बस यही तो है सारा। भाई पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको एज, आर, एम लगाना ही होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसके बिना काम चल जाएगा। हाँ भाई, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एज आर एम कब लगेंगे, ये लगेगा जब ये सिंगुलर होगा। आर कब लगेगा, जब ये प्लूरल होगा। फिर ये आई कब लगेगा, सॉरी एम कब लगेगा, जब आई होगा यहाँ पर, ठीक है, आई के साथ। समझ में आ गया। अच्छा आई के साथ हमेशा एम ही आता है, ये बताओ, हमेशा आई के साथ एम ही आता है, लेकिन मैं आपको आई के साथ कुछ और भी लगा के दिखा सकता हूँ, ये अलग बात है, इसके अलग बात है ये। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा जी आई एम ए टीचर, सेंटेंस में कोई दिक्कत, ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम ए टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। मैंने कहा के इज ए लेटर, बात सही है गलत है, एक लेटर है। अब मैंने कहा आई इज ए लेटर, बात गलत है, सही है, सही है। तो वो रट्टाफिकेशन छोड़ देना कि आई के साथ आई, देखो वो आई अगर मैं वाला है, मैं, तो एम ही आएगा। और आई अगर वो अपने आप को अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं भी तो एक लेटर हूं, तो यहाँ पे आएगा आई इज ए लेटर, ठीक है। तो हमेशा नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ आर और एम, और बाकी वर्ब में आईएनजी लगना ही लगना है, ठीक है।
और जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो, जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट, फिर यहां पर इज, आर, एम, प्लस में आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और जब इसका इंटीग्रेटिव बनेगा तो ये जो एज आर एम अपने लगाए हैं ये आगे आ जाएंगे। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान सी चीज है, और इसको आप किसी गली मोहल्ले में पढ़ने जाते हो ना, महीना भर लगा देते हैं इसी चीज में। यही सेंटेंस कहलाते हैं कि हमने सेंटेंस बनानी सीख ली। यहाँ पे एक ये है ना क्वेश्चन मार्क, और डबल वाले में, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाकी सब कुछ सेम लिखना। कोई समस्या? और जब आसान लगने लगती है फिर आप कॉपी भी करना बंद कर देते हो कि सर जी ये क्या था, आसान से पढ़ा है। हो गया बेटा? ठीक है, अब हम प्रेजेंट में कौन सी बात पढ़ेंगे? परफेक्ट। आप साथ साथ लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ठीक, न्यूमेरिकल तो करा नहीं रहा हूँ आपको। प्रेजेंट के जब परफेक्ट में क्या, किसकी हेल्प लेंगे भाई हम? कौन हेल्प करेगा यहाँ पर? कौन आएगा हेल्प करने? हेल्प करने आएगा हैज और हैव। हैज और हैव क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब में हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा बातें कुछ और देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस और यस लगी हुई हो, ये हमेशा आपको प्रेजेंट की याद दिलाएगी कि ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, और ये कहाँ लगते हैं? हमेशा इंडेफिनिट में लगते हैं और कहीं लगते भी नहीं। उसके बाद अगर आपकी सेकंड फॉर्म आई तो बेटा ये आपको पास्ट बताएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ये बताएगी परफेक्ट को। परफेक्ट का मतलब काम समाप्त हो चुका है। अब काम समाप्त चाहे वो प्रेजेंट में हुआ हो, फ्यूचर में हुआ हो या पास्ट में हुआ हो, काम समाप्त हो चुका है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बताती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट नहीं होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कई मोस्टली सेम सी है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम सी होती है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे पहचाना जाता है? और में से ये भी याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, ये हेल्प के साथ ही आएगी। जैसे वॉक की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉक, और थर्ड फॉर्म भी यही है, दोनों है। अब ये हमें देख के कैसे पता चलेगा ये सेकंड है या थर्ड? अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो थर्ड है, नहीं लगी है तो सेकंड है। ठीक है, ये बेटा वो चीज है जो आपको ना पता होना चाहिए। ये मिटा दूं? अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आने लगा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ भाई देखो, अब मुझे यही तो फिट करने है बस, ये है यहाँ लगाने, मेरे वर्ब में थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट। अब आप भी लिख सकते हो, साथ साथ लिखते रहो। सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसका जब नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव होगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है भाई, इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो फिर ये हैज और हैव शुरुआत में आ जाएंगे, हैज और हैव शुरुआत में आ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा कहाँ रहेगा? अगर आएगा तो मेन वर्ब के साथ। ठीक है, ये भी याद रख लेना, हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ आता है? प्लूरल चीजों के साथ। फिर इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, बाकी सब कुछ ये सेम स्ट्रक्चर लिख दोगे। डन? डन है? अब बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, परफेक्ट
कंटिन्यूअसली। कभी भी कोई चीज आए तो भी इसको मना छोड़ो, तब भी इसको पढ़ो, ना आए तब भी मत सोचो कि भाई ये आएगी नहीं पढ़ना, तो भी इसको पढ़ो कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हाँ भाई, यहाँ कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा यहाँ पे इसकी? यहाँ पर हेल्प करने के लिए आएंगे हैज और है, फिर से हैज आगे, लेकिन इसके साथ एक और चीज लगेगी जिसको बोलेंगे बीन। ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है होना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि इसे इजार है वगैरह सारी से निकलते हैं। चलो यहाँ छोड़ो। मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपने लगाना होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको बताने के लिए इसमें एक चीज और होगी, इसमें एक सिंस और फॉर भी होगा। इनके बिना तो मामला होएगा ही नहीं सोल्व, इसके बिना नहीं पता चलेगा कि ये सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं है। आ जाओ बेटा। ठीक है, ठीक है, तो तैयार करते हैं। पहला पॉजिटिव, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई, बात अभी अधूरी है। फिर यहां पर आपने क्या लगाना है? सिंस, फिर फॉर, उसके बाद में आपने यहाँ पे टाइम वर्ड लिखना है, टाइम, समय बताना है। वो समय तो होगा कुछ, और बेटा उस समय, आप समय क्या होता है? समय क्या होता है बेटा? समय एक सेंटेंस भी हो सकता है, समय एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, समय एक फ्रेज भी हो सकती है। मैंने कहा हम मेरे भाई की शादी में मिले थे ना, तो ये समय भाई आपने कहा कि ठीक है जब हम कॉलेज जाएंगे ना तब मिलेंगे, तो समय तो है ये भी, जब भी कॉलेज जाएंगे तब मिलेंगे, ये समय। समय यही नहीं घड़ी बताती है समय बस। मैंने कहा चलो परसों मिलेंगे, तो परसों कोई घड़ी थोड़ी ना बताती है। ठीक है, ये वर्ड हो गया परसों मिलेंगे, या मतलब फ्रेज क्या होती है बेटा? जैसे परसों, इन द मॉर्निंग, ये सारे वही फ्रेज होती है। वर्ड होता है जैसे 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे मिलेंगे, ये वर्ड हो गए। ठीक है, अभी बताऊंगा ये फ्रेज वगैरह ऐसी चीज़ क्या होती है, बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं इस पर। मैं बनाता हूँ कि हम 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस कौन सा है? केवल कॉन्टिन्यूअस है, केवल कॉन्टिन्यूअस है। किसका कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट का है। तो क्या बनेगा? वी आर स्टडिंग इंग्लिश, पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा सुबह से पढ़ रहे हैं या 10 बजे से पढ़ रहे हैं। अगर वो 10 बजे से हो गया, इसका मतलब ये है कि अब हमारा इंग्लिश पढ़ने का कुछ काम हो चुका है और अभी इंग्लिश आगे चालू भी है। तो उसको कैसे बनाएंगे फिर हम? वी हैव बीन स्टडिंग हाँ भी इंग्लिश। ठीक है, देखो अगर आपको ये बात नजर आई तो बेटा ये अधूरी है सिंस और फॉर के बिना। और सिंस क्या होता है बेटा? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये होता है ड्यूरेशन के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि मैं सुबह, मतलब कोई पल भर का समय, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 3 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बताओ आपने कोई फिल्म देखी, आपने कोई फिल्म देखी, मान लो तुमने कौन सी फिल्म देखी, कौन सी फिल्म देखना चाहोगे? गदर मूवी देखी तुमने मान लो, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी, ड्यूरेशन पे होगी? आप वो पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हो और एक ड्यूरेशन में देखोगे, ड्यूरेशन में देखोगे। किसी को देखना पल भर में पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन कोई फिल्म देखोगे ड्यूरेशन चाहिए आपको, 1 घंटा 2 घंटे की तो देखी होगी। ठीक है,
समझ में आ गया। देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस होगा, मैंने कहा 10 बजे से, 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम तो है, 10 बजे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंस, अब 10 o'clock या जो भी 10 AM। समझ में आ गया। मैंने आपको कहा कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं, कुछ एक ड्यूरेशन बता रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, वी हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैं बताऊंगा आगे भी जब मैं कराऊंगा, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स। सिंस 4 का भी मैटर समझ में आ गया आपको, ठीक है। जब भी कोई ड्यूरेशन बताने वाली चीज होगी तो 4 आएगा, फिक्स एक टाइम बताने वाला होगा, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मतलब जहां से काम स्टार्ट किया था वो पॉइंट तुम्हें पता है तो आएगा सिंस, नहीं है तो 4 एक ड्यूरेशन है तो, ठीक है। जैसे कहा कि मैं 5 सालों से तैयारी कर रही हूँ, 4 आएगा। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 4 आएगा। मैं 2011 से पढ़ रहा हूँ, सिंस आएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नोट कर लो इसको करते हो तो। और मैं ये भी चलो बता देता हूँ आपको इसका नाम कैसे पढ़ाइए। देखो हैज है प्रेजेंट के लिए, ये बताता है प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये बताती है परफेक्ट, नाम इसी में छुपा हुआ है इसका, और वर्ब के साथ आईएनजी लगी है, ये बताता है कॉन्टिन्यूअस को, इसी के अंदर नाम छुपा हुआ था इसका कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसी की बेटा हेल्प, वर्ब के अंदर ही नाम छिपा होता है सेंटेंस का, वहीं से बस ये वर्ब याद होनी चाहिए कि वहीं से सेंटेंस का नाम पढ़ के बता सकते हो आप कि भाई ये सेंटेंस कौन सी बिरादरी का है, कि बिरादरी क्या है। समझ में आ गया बेटा ये। उसके बाद अगर आप इसके ये भी बनवाओ, या बहुत है ये वाला, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या आएगा फिर, हैज हैव। अब नोट कहाँ आएगा बेटा, बीन के पहले बीन के बाद, बताओ, बीन से पहले, ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा। समझ में आ गया। और इंट्रोगेटिव बनेंगे तो ये आगे आ जाएंगे, वैसे इसके इंट्रोगेटिव बहुत कम बनेंगे, ये इसी फॉर्म में आपके साथ आएगा। नोट कर लो उसको जल्दी से। ठीक है भाई, प्रेजेंट आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करें बेटा, रमन, रमन की बात करो। रमन तुम्हारा जो नाम है ना, तुम्हें खुद नहीं पता होगा इस रमन नाम के पीछे क्या क्या है, तुम्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, तुमने क्या किया था, तुम्हारे जन्म से पहले तुम पिछले जन्म में क्या करके गए थे यहाँ पे। हाँ भाई, अब बात करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट की। यहां पर हेल्प कौन करेगा, और मेन वर्ब क्या होगी, हेल्प करेगा यहाँ पर डिड, ठीक है जी, और मेन वर्ब क्या रहेगी इसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर डिड आया, देखो ये डिड के साथ कभी नहीं होगा, अगर डिड आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहेगी, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर डिड आया तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, प्रेजेंट को, लेकिन डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन पास्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बना देते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, अगर बनाओगे तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, नहीं लगेगी, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो 2 जगह सीधे मेन वर्ब लगती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और पास्ट के इंडेफिनिट में, याद रखना ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, काम समाप्त, ठीक है। जैसे आपने कहा मैंने एग्जाम पास कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, आई पास्ड एग्जाम, या मैंने एग्जाम पास किया। वैसे तो अभी कर लिया वो उसमें चला जाएगा प्रेजेंट। देखो एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट थोड़े से ही दूर हैं, एक जैसी सी बात है दोनों में, दोनों ही देखो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का परफेक्ट है वो भी तक पास्ट ही है, एक रिसेंट का पास्ट है बस वो। चलो छोड़ो बात की बातें। नेगेटिव जब बनाना होगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट भी आएगा फिर, और अगर डिड आया तो कहेगा भैया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाओ, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। कोई समस्या, ये बातें याद रखनी, यहीं से एरर आती है एग्जाम में। वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनेगा तो। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखो, इंट्रोगेटिव में तो इसको बनाना है। देखो अब अगर मैं इसको उठा के आगे लाऊं, देखो इसमें एक्चुअल में जब आप इसको ऐसे उठा के लाओगे तो होगा क्या, आएगा डिड। यहाँ डिड है नहीं लेकिन आएगा डिड। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये बातें याद रखनी होगी आपको। इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो डिड के साथ आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट आया, और जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो ये यहाँ पे ही रखी रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी और आगे एक डिड आ जाएगा। डन। और डबल इंट्रोगेटिव में फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाकी यही कहानी आप फिर से लिख दोगे सारी सारी। ठीक है, चलो भाई करो। डन। पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया पक्का? सर जो ये नेगेटिव वाला है इसमें अगर हम मतलब डिड लगाना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। क्या लगाओगे, ऋण लगाओगे तो ये पॉजिटिव तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी में नेगेटिव ऐड कर सकते बस नोट लगा दें। इसीलिए तो मैं बेसिक क्लास दे रहा हूँ आपको कि भाई ये चीज़ें जब मैं मेन क्लास लगाऊं तो ना, मेन क्लास अभी स्टार्ट नहीं की मैंने, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बिठा दूँ। इसीलिए बेचारे सिमरन ने क्लास नहीं लगाया, क्योंकि मेन क्लास लगाने रहे आप। हाँ भाई, पास्ट का फिर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की वो बातें जो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, वॉज और वर, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कभी भी तुमने वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा देखा तो आप बोलना जी ये तो सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, कोई पास्ट में बात चल रही है, बात कोई भी काम हो रहा है वो है। तो उसको कैसे बनाएंगे बेटा, अब सब्जेक्ट, ये तो देखो हमेशा ही आता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बना लोगे। इससे पिछले वाले में तो थोड़ी दिक्कत थी। वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डन। नेगेटिव बनाना होगा तो बस आपने क्या लगा देना, यहाँ पर नोट लगा देना, लिख लोगे। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो फिर यही हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है आनी है आनी है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड लिखकर बाकी सारा सेम कर देना। कॉपी। ये बेटा जो आप 2-2.5 महीने का कोर्स करते हो ना कहीं जाके, वो 2-2.5 महीने की चीज़ में 1-2 घंटे में कराने वाला हूँ अभी। ये तो सीखते हैं पूरी इंग्लिश में। कहीं भी जब इंग्लिश सीखने जाओगे तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, पर यह है कि इसमें फिर परफेक्ट बनाया जाता है। एक चीज़ को सिखाते हैं फिर उसकी इंग्लिश बनवाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस देते हैं। मिटा दूँ? तो हम करेंगे पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगी। ये वॉज वर्ड समझ गए थे, वॉज किसके साथ था, सिंगुलर के साथ था, वर्ड था प्लूरल के साथ। मेन वर्ब क्या आएगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब तो क्या है ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिख रखा है इसमें फिल कर दो वो सारी चीजें। भाई सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा न आया तो आप कह देना कि भैया ये तो पास्ट का
इंडेफिनिट सॉरी पास्ट परफेक्ट है, और नेगेटिव बनाना है तो हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड, बाकी ये। देखो आपके सामने अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, आप देख के बता तो सकते हो कौन से समय की बात है, ठीक है। मैंने कल मूवी देख ली थी बेटा, वो भूल जाना कि आप ऐसे इंग्लिश और हिंदी अलग अलग चीज़ होती है, उसको बनाते हैं वैसे ट्रांसलेशन सिखाई जाती है, वो गलत है एक तरीके से। इंग्लिश इंग्लिश होती है, हिंदी हिंदी होती है, पंजाबी पंजाबी होती है, ठीक है। मैंने कहा मैंने कल मूवी देखी थी, अभी कौन सा सेंटेंस है, कौन सी बात है? एक तो कल पास्ट है, सिंपल सी बात है, मैं कल ही बोल दिया मैंने कल, फिर मैं काम कर चुका था, तो कल कर चुका था तो पास्ट परफेक्ट बन गया, काम खत्म हो गया। तुरंत बता दोगे कि कल मैंने मूवी देखी थी, तो उसको क्या लिखोगे, आई हैव सीन मूवी यस्टरडे, काम खत्म। कुछ भी नहीं है, आराम से हो गया स्पोकन क्लास भी तुम्हारी, है ना। 3 महीने का कोर्स हो गया तुम्हारा। मिटा दो ये पास्ट परफेक्ट। लेकिन बेटा स्पोकन जो चीज़ अलग है, देखो मैंने आपको सबको सिखा दिया, लेकिन अभी इंग्लिश मैं भी नहीं बोल पाऊंगा सही से, क्योंकि उसके लिए माहौल चाहिए, माहौल एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके वो बोला जाता है। स्पोकन एक अलग चीज़ है। जैसे हमारे घर पे छोटा सा बच्चा होता है, वो जब पंजाब में रहने वाला हो तो पंजाबी अपना बोलने लगेगा, उसको कोई कोर्स कराते हैं? 1-2 साल का बच्चा बोल रहा है, जो तुमने बोला वही बोल रहा है, उसी टोन में बोल रहा है, उसी चीज़ को बोल रहा है। उसने क्या हुआ, क्या करा उस बच्चे ने? उस बच्चे ने केवल देखा था, पहले वो देख रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, 1-1.5 साल उसने यही काम करा है। उसको बोला, इसको पापा बोलो, पापा बोलो, एक दिन वो बोल जाता है पापा। देख रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, और एक दिन वो बोलने लगता है। उसके बाद उसको बाद में लिखवाया जाता है, लिखने वाला काम बाद में होता है। और आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखने वाला काम करते हो। आप सोचते हो कि लिख के आएगी, स्पोकन कभी लिख के नहीं आएगी। स्पोकन कहते हैं ना, कभी जहाँ भी आप जाओगे भाई आप पहले सुनो, न्यूज़ सुनो, गाने सुनो, सुनो, समझ में आए ना आए, बच्चे को समझ में आ रहा था तुम क्या पापा होता है, बच्चे को क्या पता क्या पापा। जब रोज 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 पापा 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 आ रहे तो कहेगा हाँ भाई ये पापा है। तो ऐसे ही आ जाती है इंग्लिश भी। इसमें आप लोग खुद का मदद अपने आप कर सकते हो। जैसे कि अब ये चीज़ें हो जाएंगी, 10-15 दिन में क्लास लगा दूंगा, उसके बाद जो भी हम बात करें इंग्लिश में ही बात करें, और अपने आप ही एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, बोलने लगेंगे, ठीक है। आप लोग को कैसे मेरे से क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश के अंदर, तो वो मैं स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा कि हाँ मैं बताऊंगा, उसको सुनने बनाना होगी स्पोकन की। क्योंकि कल को जब आप बैंक का इंटरव्यू देने जाओगे, किसी का इंटरव्यू देने जाओगे, तो बेटा ये भले हमारी हिंदी मातृभाषा हो, लेकिन इंग्लिश हमारे पिताजी हैं। सिंपल सी बात है, इंग्लिश ऐसी चीज़ है बेटो, कहीं चले जाओ तो इंग्लिश ही सबसे पहले आ गया। किसी गवर्नमेंट जब कहीं चले जाओ, किसी को कुछ भी ना आता, इंग्लिश बोलनी आती होगा, हमें बहुत बढ़िया भाई। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बोलना लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है, फिर लिखना भी ना आता, बोलना आता हो बस। आधे बंदे तो उससे ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं फिर इसको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन हेल्प करेगा इसकी? इसकी हेल्प करेगा हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब भी कोई काम हो चुका होगा और अभी हो भी रहा होगा, फिर से यहां पर कौन आएंगे? आएंगे सिंस फोर, कहेंगे भाई हम भी तो हैं, हम भी हैं। इसका मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में? इनका मतलब होता है सेम, अपना अपना। इनका मीनिंग अलग होता है। सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, अगर भाई इसके अलावा कहीं यूज करोगे, और फोर का मतलब के लिए भी होता है। लेकिन अब अगर मैं इसको इन सेंटेंस के अंदर यूज करूंगा तो उसका मतलब से होता है, और वैसे इसका मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है तब से अब तक, तब से अब तक।
इसका मतलब था सेंस 4 का, तब से अब तक, मतलब सुबह से अब तक हो चुका है, आगे चल रहे हैं जो भी आपने काम किया। बनाते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बोलना बंद कर दिया आप लोगों ने भाई, या तो ज़्यादा आपको आ गया या तुम बोर हो गए। बोर हो गए हो तो फिर मामला बेकार हो जाएगा तुम्हारा, है ना। कुछ जब तुम शादी में तो आए नहीं हो कि यहाँ तुम खाना खा खा के बोर हो गए कि भाई अब अच्छा लगना बंद हो गया, अब छोड़ो। मैंने कल भी कहा था, पढ़ाई दिमाग से होती है, दिल से नहीं होती है, ठीक है। हाँ भाई, कोई पास्ट की बताओ, बताओ कोई सेंटेंस ऐसा पास्ट में। बताओ। 2 बजे से हम मूवी देख रहे थे कल, कुछ भी कीवर्ड बता देना। तो 2 बजे आज के हैं, या वैसे तो थे मैंने बोल दिया, वो हो गया मामला। 2 बजे से मूवी देख रहे थे, मतलब पास्ट में हो गया 2 बजे से, जब भी मैंने किसी काम का बता दिया कि तब से देख रहे थे, तो मतलब जो अगर आज मैं अब बैठ के बोल रहा हूँ तो मतलब तब से अब तक हो चुका, आगे चल रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे फिर हम मूवी देख रहे थे, वी हैड बीन वॉचिंग मूवी, अब 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब मैं कहने लगे भाई हमने 2 घंटे से मूवी देख रहे थे, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, हम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे, तो फिर आप आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि वो ड्यूरेशन बता रहे हो, ड्यूरेशन 2 घंटे की मूवी थी जी वो। आपने ये नहीं कहा जी 2 बजे से देख रहे थे, वो 2 घंटे कोई से 2 घंटे हो सकते हैं, रात के 2 घंटे, दिन के 2 घंटे, कभी के 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। ये चल रहा है अभी, बंद तो नहीं हो, ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी धोखा दे देता है बीच में फोन हमारा, ये भी फुल हो जाता है बेचारा, जैसे आप लोग फुल हो जाते हो। हाँ भाई, फ्यूचर का इंडेफिनिट, कौन हेल्प करेगा, कौन आएगा हेल्प करने, यहाँ पर कौन आएगा भाई हेल्प करने, यहाँ पे हेल्प करने आएंगे विल और सेल, हेल्प करने आ जाएंगे। आगे मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। इनको एक नाम हमने वो दिया है, इनको मॉडल एक्सिलरी भी बोलते हैं, इसको मॉडल एक्सिलरी भी बोलते हैं। और हमेशा याद रखना इस बात को कि मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और मॉडल एक्सिलरी केवल ये नहीं है, और भी हैं, कैन, कुड, माइट, वे भी हैं, ठीक है। फिलहाल तो बात हम विल सेल की कर रहे हैं, ये एक मॉडल एक्सिलरी भी है, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी का मतलब होता है कि ये मूड बताता है बंदे का बात करने का, कहते हैं बात एक ही कहने का मतलब आपने कहा, देखो मूड का मतलब क्या होता है, सेंटेंस आपको बोलना है, मूड के हिसाब से बोलना। आपने कहा प्लीज ये काम कर लो, मैंने कहा काम कर ले, मतलब सेंटेंस फिर भी वही बनाना, मूड बदलना पड़ेगा, तो मूड बदलने के लिए मॉडल एक्सिलरी लगती है, फिर करेंगे मॉडल एक्सिलरी के लिए क्लास लगेगी। तो फिलहाल इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने विल और शैल लगाना होगा, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अगर नेगेटिव वाले में नोट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बाकी आप लिखो अपने आप। और अगर इसका इंटरगेटिव बनाना है तो विल और शैल इधर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। रोकना बेटा। हाँ भाई,
विल और सेल कब कहाँ कैसे यूज होंगे वो भी जरा देख लेते हैं। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर, है ना। आप यहाँ पे आए तैयारी करने के लिए, आपने कहा जी हम यहाँ की पढ़ाई करेंगे, क्या कर रहे हो? चलो कर रहे तो अच्छी बात है। देखो फ्यूचर की जो बातें फिक्स्ड हैं, जो फिक्स हैं, और फ्यूचर की वो बातें जो फिक्स नहीं है। अब जैसे आपकी पढ़ाई करना फिक्स नहीं है, आपका एग्जाम है, मान लो कोई अगले महीने 2 तारीख को आपका एग्जाम है, फ्यूचर में है वो फिक्स है, ठीक है। फ्यूचर की वो बातें जो फिक्स हैं और जो फ्यूचर की वो बातें जो फिक्स नहीं है, ठीक है भाई, उन्हीं बातों को अपने समझना है, ठीक है। तो लिखो बेटा, जो बातें फिक्स हैं, अगर बातें फिक्स हैं तो आपने आई और वी के साथ विल का यूज करना है। बाकी अदर चाहे वो कुछ भी हो, अदर में कुछ भी हो उसके साथ आपने सेल लगाना है। अगर बात कैसी हो, फिक्स हो, और अगर बात फिक्स ना हो तो आई और वी के साथ आपने सेल लगाना है, और बाकी अदर में चाहे अदर कुछ भी आ जाए उसके साथ आपने विल लगाना है। बात आपको समझ में आ गई? फिक्स क्या क्या होता है, किस किस चीज को आप फिक्स बोलते हो? फिक्स होता है प्रॉमिस, आपने किसी से प्रॉमिस किया, प्रॉमिस क्या होता है, फिक्स ही तो होता है। प्रॉमिस इसलिए तो करते हो कि भाई हम प्रॉमिस कर रहे हैं, या मतलब ये बातें फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। आपने डिटर्मिनेशन करी, डिटर्मिनेशन क्या होती है, आप कोई एग्जाम दे के आए, हाल बुरा था आपका उस समय जब एग्जाम दे रहे थे, बाहर निकलते ही आपने अंदर से आवाज आई नहीं अब की बार तो पढ़ेंगे, तो उस समय वो बात झूठ थी क्या? डिटर्मिनेशन थी, पक्की बात थी भाई अब की बार हम पक्का इरादा करके आए हैं, अब की बार इस साल पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो डिटर्मिनेशन होती है। आपने किसी को धमकी देनी हो, थ्रेट, आपने किसी को धमकी दी मैं तुझे मार डालूंगा, फिर वो फिक्स ही हो गया। थोड़ी देर बाद थोड़ा कहो नहीं जी वो तो फिक्स नहीं था, वो ऐसे ही बोल दिया। तो देखो आपने किसी को धमकियां दे दी तो फिक्स है फिर वो, ठीक है, गालियां दे दी फिक्स है। और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, आपके ऑफिस, आप मान लो अभी अपने घर में हो, आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम बताया, आप मना कर सकते हो, मना कर सकते हो, पर बंदा नहीं करता भाई। लेकिन आप किसी के यहाँ पर ऑफिस में काम करते हो, भले आप बड़े एसपी बड़े कुछ भी पद पे हो, आपसे ऊपर आपका जो बॉस होगा, आपको जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, वो फिक्स है। उसने कुछ काम दिया वो आप मना थोड़ा ना कर दोगे जाकर मैंने नहीं करूंगा जी। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी फिक्स होती है, ठीक है बेटा। और नॉट फिक्स क्या होता है, नॉट फिक्स क्या होता है, आपका ओपिनियन, आपका ओपिनियन बदल जाता है समय के अनुसार, है ना, बदलता है नहीं ओपिनियन। आप पहले किसी इंसान को कैसा समझते हो, उसके बाद उसको कैसा समझते हो, ओपिनियन बदल जाता है, ठीक है। इंटेंशन बोल सकते हो, जैसे अभी ओपिनियन का मतलब ये समझ लो कि जैसे आप रामलीला ग्राउंड में गए, खाने गए थे बर्गर, जाते जाते आपने कहा चलो डोसा ले लो, ये ले लो, वो चीज़ खा लो, तो मतलब चीज़ें बदल गई। जैसे ही आप उसके सर्कमस्टांस में आए वहाँ से चीज़ें बदलने लगी, मतलब फिक्स नहीं थे, आप खुद फिक्स नहीं थे। आप गए मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए, आप कुछ पे कुछ उठाए ला रहे हो वहाँ पे, तो वो क्या है, फिक्स नहीं है, वैसे फिक्स होना चाहिए। और आपका फ्यूचर का एक्शन, आपका फ्यूचर एक्शन, ठीक है, जिसमें आपने कहा मैं कल सौरभ से मिलूंगा, फ्यूचर का एक्शन है, हो सकता ना जा पाओ आप, सौरभ ही ना पाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपके बेटे समझने पड़ेंगे, इसकी भी एरर आती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, ये एरर आएगी। देखो कुछ नई चीज़ है तो कुछ ना कुछ तो पूछना चाहेगा ना भाई, तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें कोई नौकरी दे देंगे भाई,
बेटा आप किसी जो कोई बैंक में आप जॉब करके आए हो बेटा, आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो नॉट फिक्स के साथ लिखे होते हैं, आपको वो आई के साथ वी के साथ सेल लगा के देते हैं कि हम आपका रिफंड वगैरह करेंगे, वी सेल देख लेना चाहिए आप, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जब आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे चीज़ें लिखी होती है, बाद में क्लेम करते हो देखो जी आपको इंग्लिश खुद ही नहीं आती, हम क्या करेंगे, हमने तो लिख के दिया था कि भाई नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है भाई, कल को हमारे पे भी ना रहे, हम कहाँ से देंगे तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए लिखित में चाहिए, आगे से कोई डॉक्यूमेंट हो तो ये पढ़ लेना हो इस तरीके से, ठीक है। किसी ने कहा जी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो किसी ने कहा आई विल हेल्प यू, और किसी ने कहा आई सेल्फ हेल्प यू, किसके साथ रहोगे आप, आई विल के साथ या आई सेल के साथ? मदद पक्का कौन करेगा? विल वाला करेगा, ठीक है। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ मदद करूंगा, एक ने कहा चलिए आप कर देंगे मदद, बता दिए जरा काम होगा, कह रहे थे ना तेरा काम वो बता देना, तो वो तो बोल के जाएगा आई सेल हेल्प यू, एक कह रहे पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ तेरे साथ में आई विल हेल्प यू, नोट कर लिया। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बताना क्या सही रहेगा। नो कैंडिडेट विल या सेल में से बताना क्या आएगा। नो कैंडिडेट विल सेल ब्रिंग हर फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी कैंडिडेट अपना एग्जामिनेशन हॉल में फोन नहीं लेके आएगा। अब ये आप इसके साथ विल लगाओगे या सेल लगाओगे, ये है क्या, ये एक धमकी है, धमकी है, ये इंस्ट्रक्शन मान लो, ये धमकी है आपका बड़ा, आपको कुछ ही मान लो, इंस्ट्रक्शन मान लो चाहे, ठीक है, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है आपको, नहीं तो हम आपको इन्वेस्टिगेट कर देंगे, तो धमकी है फिर ये, जब आपको उसके बदले में चीजें मिल रही है तो धमकी है, तो धमकी है तो किस में बनेगा फिर वो, नो कैंडिडेट के साथ आप विल लगाओगे सेल लगाओगे? अब बेटा विल क्यों लगाओगे, आई वी के साथ लगेगा विल, तो नो कैंडिडेट कोई, मैंने कहा था ना आई विल, आई और वी के अलावा कुछ भी आएगा, अब नो कैंडिडेट कोई मतलब कुछ और है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कुछ और है, तो और कुछ और सब्जेक्ट के लिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिक्स के साथ में सेल लगाना पड़ेगा, नो कैंडिडेट सेल ब्रिंग योर फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, यही आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। मिटा दो भाई, ये बात समझ में आ गई, विल और सेल की बात समझ में आ गई, देखते हैं कल तक किसको याद रहेगी। ये समझते हो ओपिनियन इंटेंशन क्या होती है भाई, इंटेंशन आपका क्या इरादा है, क्या इरादा बदल भी सकता है। हाँ भाई, आगे आएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में हेल्प कौन करेगा, कॉन्टिन्यूअस में विल और सेल ही हेल्प करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा, और इसके साथ आपको एक छोटा सा बी भी लगाना होगा, और इस बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वैसे तो होना होता है, लेकिन यहां पर इस बी को बोलते हैं पार्टिकल, और पार्टिकल का मतलब होता है जिसका कुछ मीनिंग ना हो सेंटेंस के अंदर, जिसका कोई मीनिंग ना हो सेंटेंस के अंदर, मतलब बस उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगाया गया था, ठीक है, इसको पार्टिकल बोलते हैं, समझ में आ गया, बस वो है कि उससे अलग करने के लिए बना दिया इसको, समझ में आ गया। और बनाओ उसका सेंटेंस, सब्जेक्ट विल और सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, कोई सेंटेंस बनाओ कोई। हाँ भाई, कल हम मूवी देख रहे होंगे, कल हम मूवी देख रहे होंगे, इंग्लिश बनाओ उसकी, कल हम मूवी देख रहे होंगे, बता दो, हम मूवी हम देखेंगे ना, वी लगाओ पहले, सेंटेंस का, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो ना, वी है, वी के साथ क्या लगाओगे,
अब देखो ये फिक्स है क्या है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स कंडीशन है, तो वी के साथ सेल लगाओगे। याद करो, याद करो, पढ़ लेना पिछली वाली, वापस वीडियो देख लेना। तो आएगा वी शैल बी वॉचिंग मूवी टुमारो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में आ गया बेटा। और अगर इसका आप क्या बनाओगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल और शैल और नोट। ये याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है कि बी के बाद लगाएं या पहले लगाएं। सारी इंग्लिश तो पढ़ा दिया आज मैंने तुम्हें, ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से लगा दिया। ठीक है, और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आगे क्या आएगा, विल और शैल ही आएगा। बी भाई साहब को वहीं छोड़ देना कि भाई तुम वहीं रहो, उसी के साथ ही रहो, हमें तुम्हें अपने साथ नहीं लाना। क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है भाई, डबल इंटीग्रेटिव में क्वेश्चन वर्ड लिखना है, बाकी सारी बातें सेम है। अगर आपने सच में बेटा जितनी मैंने क्लास कराई है ना, अगर आपने सच में कर ली तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना फिर बाद में, और आपकी तो बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, आपकी खुद की आप मदद कर दोगे, आप खुद की मदद कर सकते हो इस क्लास को अच्छे से पढ़ के। हो गया, हाँ भाई। उसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में कौन हेल्प करेगा, अब यहाँ पे आएंगे विल शैल और हैव, और ये वाला है बिना मतलब का है बस उसको बताने के लिए, इस हैव का कोई मतलब नहीं है, पार्टिकल है। और यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैंने कहा शाम तक हम अपनी पढ़ाई कर चुके होंगे, शाम तक या शाम तक हम अपनी पढ़ाई कर चुके होंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, ये फिक्स है नॉट फिक्स है, पहले नॉट फिक्स है, फ्यूचर का कोई एक्शन है, नॉट फिक्स है, तो वी शैल हैव, अब क्या करना है, कम स्टडीड, बस हो गया बस। ठीक है, यही बनेगा, सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और भैया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा तो बना दे, नेगेटिव इसका बना दो, फिर यहां पे लगा देना नोट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में विल और शैल को उठाओ, आगे लगा दो, बाकी काम आपको पता ही है क्या करना है, सभी में करते आए हैं। डबल इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, बाकी सारी बात ऐसे ही लिखोगे, लिखो। डन है भाई, अब क्या रह गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब तो इसका आंसर आप मेरे को बता ही सकते हो, सब बच्चे बता सकते हैं, देखते हैं कौन बच्चे बता सकते हैं।
अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, विल shall have been, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भाई। और मेन वर्ब क्या है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। मतलब हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में क्या है कि वो समय को बताती है इसको, ठीक है, समय बताने के लिए है ये। विल शैल फ्यूचर है और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और है बिना मतलब की है, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और क्या इसमें सिंस और फोर आएंगे, क्या करण अर्जुन आएंगे या नहीं आएंगे, सिंस और फॉर आएंगे। फिर इसके बाद आपने क्या लिखना होता है, वही टाइम बताने वाली चीज, ठीक है भाई। बात आपको सबको समझ में आ गई, हाँ जी। अगर सिंस फोर आप आएंगे तो सेंटेंस आप गलत कर दोगे, इसमें सिंस नहीं आता है, यहाँ पे सिंस की जगह फ्रॉम आता है, ठीक है। सिंस फ्यूचर में नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर विल शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम या फॉर। फ्रॉम का वही यूज है जो सिंस का था। फिर टाइम बताने वाली चीजें, टाइम बताने वाली तीन चीजें होती हैं, एक सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो बनाए एक सेंटेंस, बना दे, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, सब बच्चे बना के दिखाओ, ठीक है। 2025 में हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, या जो भी आप बनना चाहते हो बन गए होंगे। 2025 से हम एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश बनाओ जरा। किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी तो क्योंकि लोग मैं 2025 से कनाडा में रह रहा हूँगा या ऑस्ट्रेलिया में रह रही होंगी, बस ये बातें बना के दिखा दो, करो चलो। हम अब फिक्स है के बाद पहले बताओ, पहले अपना आप ही कह रहे फिक्स नहीं है, क्यों भाई फिक्स क्यों नहीं है, करो फिक्स इस बात को, प्रॉमिस करो अपने आप से कि हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप को, आज अपने आप से वादा करते हैं कि हम 2025 में खुद को गवर्नमेंट जॉब लगा देंगे। प्रॉमिस निभाना बड़ी बात है। चलो तो फिलहाल क्या करोगे, वी शैल हैव बीन डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, फ्रॉम 2025, हो गया। हम ऑस्ट्रेलिया में 2025 से रह रहे होंगे, तो क्या लिखोगे, वी शैल हैव बीन लिविंग, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2025, हो गया। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है मुझे भी भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा सिस्टम खत्म आपका सारा, ठीक है, ये आपका हो गया सारा का सारा सिस्टम खत्म, सही है। कुछ सेंटेंस बेटा ऐसे भी होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं केवल हम, तो ज़्यादा डीप हो जाएगा वैसे तो, जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा वैसे तो उसमें पढ़ाऊंगा जो अकेला वर्ब का टॉपिक आएगा। देखो अभी तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, अभी हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर वर्ब कोई भी चीज़ बनती कैसे है, पूरा का पूरा टेंस बना किससे है, उसके अंदर नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब आता है, वर्ब आती है, प्रीपोजिशन आती है, कंजंक्शन आते हैं, इंटरजेक्शन आती है, आर्टिकल आते हैं, कब कहाँ कौन सी चीज़ आती है वो सबको पढ़ना है। वर्ब आती है, वर्ब बहुत टाइप की होती है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में होती है जैसे मैंने कहा जी आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा था, एम के साथ, अब जब आपने रट्टा मान लिया कि सर जी एम के साथ, आपने बताया था वर्ब की आईएनजी लगेगी वर्ब के साथ, लेकिन बेटा ये लिंकिंग वर्ब है, मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो मैं एक्शन थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो मेरी स्टेट बता रहा है, इसको भी बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब आप सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे होते हो,
मैं जैसे मैंने कहा जी मैं ही टीचर हूँ, वो जो सामने मैं ही हूँ तो वो लिंक करा रहा है, तो आई एम ए टीचर। ये बातें करेंगे वर्ब में। ठीक है, फिलहाल ये बातें आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत है आज के लिए ये वाली चीज़ें। कल हम इसका यूज़ कर कर आगे की बातें सीखेंगे। चलो जय सिया राम आज के लिए। करो।